हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे इंडो नेपाल बॉर्डर पर 6 ईरानी गिरफ्तार। पीएम मोदी का अयोध्या दौरे के मद्देनजर जारी था अलर्ट। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे पाकिस्तान की भारतीय सीमा पर नई बड़ी हरकत, एयरफील्ड बनाकर अब तैनात कर दी है तोपें। आखिर क्या है पाकिस्तान की प्लानिंग। साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां सालों पहले जिसके खून से खेला अब उसी का रोना रो रहा पाकिस्तान, मना रहा मातम, अवाम को दे डाला अजीब सा फरमान। बताएंगे क्या है बड़ी खबर। साथ ही साथ बताएंगे 2024 के पहले हफ्ते ही भारत करेगा दक्षिण चीन सागर में धमाका, चीन के दुश्मन को देगा ब्रह्मोस की डिलीवरी। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां पर 1 जनवरी को बैंक से नहीं निकाल पाएंगे कैश, सिर्फ इन एप्लीकेशन से कर पाएंगे पेमेंट। सामने आई बड़ी लिस्ट, आपका जानना बहुत जरूरी अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो। बहरहाल दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी अयोध्या में बने राम जी के, राम लला के मंदिर का दिल से समर्थन करते और मानते कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इंडो नेपाल बॉर्डर पर 6 ईरानी हुए गिरफ्तार। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे के मद्देनजर जारी था वहां अलर्ट। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे के मद्देनजर जारी अलर्ट के बीच सुरक्षा एजेंसियों को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। महाराजगंज पुलिस ने शनिवार को इंडो नेपाल बॉर्डर पर 6 ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत से नेपाल में घुसपैठ करने की फिराक में थे। सोनौली बॉर्डर पर शक के आधार पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें धर दबोचा। गिरफ्त में आए घुसपैठियों में 2 महिलाएं भी शामिल है। सभी काफी समय से अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। महाराजगंज के एएसपी अतीश कुमार सिंह ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर 6 ईरानी नागरिक पकड़े गए हैं। इनमें 4 पुरुष 2 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें 2 नाबालिग हैं। इन पर आरोप है कि ये लोग फर्जी दस्तावेजों के सहारे नेपाल में घुसने का प्रयास कर रहे थे। इमिग्रेशन विभाग ने इनके खिलाफ सोनौली कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया है। लेकिन दोस्तों, अब आप मान के ये चलिए कि पीएम मोदी के अयोध्या दौरे के मद्देनजर वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट थी, जिसके बावजूद ये इंडो नेपाल बॉर्डर पर ईरानी गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन आम दिनों में क्या होता होगा, क्या इससे पहले भी इसी प्रकार से दूसरे विदेशी भारत में घुसे हैं? इस पर सबसे बड़ा सवाल उठ सकता है। आपकी इस पर जो भी राय हो बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान की भारतीय सीमा पर नई हरकत, एयरफील्ड बनाकर तैनात की तोपें। आखिर क्या है प्लानिंग। दरअसल पाकिस्तान आजकल भारतीय सीमा के पास जिस तरह की हरकतें कर रहा है, उससे देश की चिंताएं बढ़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारतीय सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर एक एयरफील्ड बनाया है। साथ ही पाकिस्तान ने सीमा पर SH-15 SP होविजर तोप भी तैनात कर दिया है, जो स्पेशली चीन से मंगाई गई है। इस हरकत ने भारतीय खुफिया एजेंसियों की परेशानी बढ़ा दी। आखिर पाकिस्तान की प्लानिंग क्या है। क्या चीन के साथ मिलकर युद्ध लड़ने की तैयारी चल रही है? अगर ऐसा है तो पाकिस्तान कोई हिमाकत नहीं करे तो उसके लिए बेहतर साबित होगा। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एयरफील्ड लाहौर के पास बनाया गया है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि एयरफील्ड का इस्तेमाल कैसे होगा, किस लिए होगा और क्यों होगा। इससे लोगों के लिए फ्लाइटें उड़ेंगी या फिर मिलिट्री एक्टिविटी होंगी। पाकिस्तानी अधिकारी इस बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वहीं लोगों में चर्चा है कि ये एयरफील्ड पाकिस्तान का फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल है, जिसका प्रयोग पाकिस्तानी मिलिट्री करेगी। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अन्य जहाज यहाँ उड़ान भरते दिखाई देंगे। पाकिस्तान ने चीन और तुर्की से हमलावर ड्रोन खरीदे हैं। वहीं इस एयरफील्ड से UAV लॉन्च करना भी आसान होगा, यानी तैयारियां काफी खास हैं। जी हाँ, ऐसे में पाकिस्तान को हम यही हिदायत देंगे कि कोई हिमाकत ना ही करे तो उसके लिए बेहतर होगा, वरना भारत अब इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि पाकिस्तान के एक हिमाकत को अगर नॉर्मली भी जवाब देगा तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटाया जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां सालों पहले जिसके खून से खेला अब उसी का रोना रो रहा पाकिस्तान, मना रहा मातम, अवाम को दे डाला अजीब सा फरमान। बता दें, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमास के कब्जे वाले गाजा पर इजराइल के हमलों में मरने वालों के लिए मातम मना रहा है। फलस्तीनियों के पाकिस्तान का दुख किसी घड़ियाली आंसू से कम नहीं है, क्योंकि इसी पाकिस्तान के हाथ हजारों फलस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने गाजा के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए देश में नए साल के जश्न के प्रतिबंध लगाने का फरमान जारी किया। बता दें कि लगभग 50 साल पहले पाकिस्तान के तानाशाह जिया उल हक ने फलस्तीनियों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया था। काकर ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन में अपनी आवाम से फलस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार फलस्तीन की गंभीर चिंताजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और हमारे फलस्तीनी भाइयों एवं बहनों के साथ एकजुटता दिखाने के मकसद से नए साल का जश्न मनाने के लिए आयोजित होने वाले
वाले हर तरह के आयोजन पर सख्त प्रतिबंध लगा दी है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं फलस्तीन का खुलकर समर्थन करते दिखाई दिए हैं काकर जी, और पाकिस्तानियों से भी कहा है कि नए साल में कोई जश्न नहीं होगा और इनका ट्रिब्यूट दिया जाएगा, यानी फलस्तीनियों में गाजा को वहां मरे लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बहरहाल अगली खबर की बात करें, जहां 2024 के पहले हफ्ते ही भारत करेगा दक्षिण चीन सागर में धमाका, चीन के दुश्मन को देगा ब्रह्मोस की डिलीवरी। बता दें फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में चीन के खिलाफ प्रतिरोध से भरे नए साल का जश्न मनाएगा, क्योंकि उससे भारत में बना ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बहुत जल्द मिलने वाली है। फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने को लेकर साल 2022 में कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए थे, और ये मिसाइल सिस्टम फिलीपींस नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा, जो दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता का सामना कर रही है। यूरेशियन टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रशिया की मोस्कोवा नदियों के नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हुआ है, जो एक सप्ताह में दक्षिण पूर्व एशियाई देश में पहुंचा दी जाएगी। मिसाइल इकाइयां दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा वाले देश को सुरक्षित करने में मदद करेंगी। समुद्री सुरक्षा और एशियाई सुरक्षा वास्तुकला विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा भट्ट ने यूरेशियन टाइम्स को बताया कि इसके समुद्र तट पर रखी गई ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली न केवल खतरे का जवाब देने के लिए फिलीपींस सेना की क्षमताओं को बढ़ाती है, बल्कि ये पश्चिम फिलीपींस सागर में अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करने के मजबूत इरादे के अपने विरोधियों को एक मजबूत भू रणनीतिक संकेत भी भेजती है। अब ऐसे में आप लोग फिलीपींस को ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां भगवान राम जी केवल हिंदुओं के ही नहीं, वो दुनिया के सभी लोगों के हैं। राम सबके भगवान जी। हाँ, फारूक अब्दुल्ला का ऐसा बयान। बता दें नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने अयोध्या राम मंदिर को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने राम मंदिर निर्माण की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत में भाईचारा कम हो रहा है, इसे पुनर्जीवित करने की जरूरत है। अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। मैं मंदिर के लिए प्रयास करने वाले सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, ये अब तैयार है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भगवान राम केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, वो दुनिया के हर किसी के हैं। मैं पूरे देश से ये भी कहना चाहता हूँ कि भगवान राम केवल हिंदुओं के नहीं, वो दुनिया के सभी लोगों के भगवान हैं। वो दुनिया भर के सभी लोगों के पूजनीय है। ये किताबों में लिखा है। भगवान राम ने भाईचारा, प्रेम, एकता और एक दूसरे की मदद करने का संदेश दिया है। उन्होंने हमेशा कहा है कि गिरे हुए लोगों का उत्थान करो, चाहे वे किसी धर्म या जाति का हो। उन्होंने एक सार्वभौमिक संदेश दिया है। ये मंदिर है, उद्घाटन होने जा रहा है। मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो भाईचारा कम हो रहा है उसे फिर से शुरू करें। मैं हर किसी से कहना चाहता हूँ कि भाईचारा बनाए रखें। बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? आखिर फारूक अब्दुल्ला ऐसा बयान देते कैसे दिखाई दे रहे हैं? अगली खबर बता दें, मोदी है तो मुमकिन है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर मॉरिशस के सांसद की खुशी तो देखें जमकर की मोदी जी की तारीफ, भारत की तारीफ। बता दें मॉरिशस के सांसद महेंद्र गंगा प्रसाद ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि केवल पीएम मोदी है अयोध्या को फिर से सुर्खियों में ला सकते थे, जैसा उन्होंने किया। मॉरिशस में लेबर पार्टी के सांसद गंगा प्रसाद इस समय भारत यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि मुझे कितना गर्व महसूस हो रहा है। जैसे आप में से अधिकांश और हिंदू धर्म के अधिकांश मॉरिशस वासी बहुत खुश और गौरवान्वित हैं कि आज राम जी का मंदिर उसी स्थान पर है जहां उनका जन्म हुआ था। मॉरिशस के सांसद गंगा प्रसाद ने कहा कि मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि केवल मोदी ही अयोध्या को फिर से सुर्खियों में ला सकते थे, जैसा उन्होंने किया है। और जिस तरह से मंदिर बन रहा है और बनाया गया है, आपने जो किया उसके लिए हमें मोदी जी पर गर्व है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने और भी बहुत कुछ मोदी जी के तारीफ में कही है। हम आपको पूरा नहीं बता सकते वरना खबर लंबी हो जाएगी। बहरहाल अगर आपको भी वाकई में मोदी जी पर पूरा भरोसा था कि राम मंदिर बनवा कर ही ये रहेंगे, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर पीओके के शारदा मंदिर पर पाकिस्तानी सेना का बड़ा कब्जा खोल दिया। कॉफी होम भारत सरकार से मांगी गई मदद। जी हाँ, सेव शारदा कमेटी एसएससी ने शुक्रवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित शारदा मंदिर परिसर पर पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए भारत सरकार से मदद मांगी, ताकि इसके जीर्णोद्वार का मार्ग प्रशस्त हो सके। एसएससी के संस्थापक रविंद्र पंडिता ने बेंगलुरु प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने जीर्ण शीर्ण प्राचीन शारदा मंदिर परिसर पर अतिक्रमण कर लिया है और समिति के पक्ष में अदालत के आदेश के बावजूद वहां एक कॉफी होम खोल दिया है। पंडिता ने कहा कि शेव शारदा कमेटी अनुरोध करती है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तानी सेना द्वारा हाल ही में शारदा पीठ परिसर में कॉफी होम बनाकर किए गए अतिक्रमण को हटाने का मुद्दा उठाएं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ऐसा तब है जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के उच्चतम न्यायालय ने अतिक्रमण रोकने के शेव शारदा कमेटी के प्रतिनिधि के अनुरोध पर 3 जनवरी 2023 को उसके पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अगली खबर बता दें, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकी भर्ती में बड़ी कमी, 170 करोड़ की 99 संपत्ति हुई जब्त। डीजीपी ने कहा जल्द होगा आतंकवाद का सफाया। जी हाँ, जम्मू कश्मीर
कश्मीर के राजौरी पुंछ बेल्ट के जंगलों में विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी की बात स्वीकार करते हुए पुलिस महानिदेशक RR स्वैन ने शनिवार को कहा कि सुरक्षा एजेंसियां पीर पंजाल क्षेत्र के दक्षिण से आतंकवाद का सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी कुछ स्थानीय लोगों के समर्थन से जंगलों के अंदर छिपकर काम कर रहे हैं, इनकी मदद करने वाले लोग काफी कम है। उन्होंने बताया कि 2022 में आतंकी भर्ती की संख्या 113 थी। इस वर्ष 2023 को ये 22 है। इससे पता चलता है कि आम आदमी शांति और सामान्य जीवन चाहता है। हड़ताल और सड़क पर विरोध प्रदर्शन में भारी गिरावट आई है। अगली खबर बता दें, रशिया के साथ अमेरिका की हो सकती है सीधी जंग, बाइडेन ने पुतिन को क्यों दी युद्ध की धमकी। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि अगर रशिया यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध में सफल होता है तो अमेरिका को सीधे संघर्ष में शामिल होने का खतरा है। बाइडेन का यह बयान शुक्रवार को पूरे यूक्रेन में रशिया के बड़े पैमाने पर हवाई हमले के बाद आया है। यूक्रेनी वायुसेना के अधिकारियों ने कहा कि रशिया ने लगभग 110 मिसाइलों से उनके देश पर हमला किया। इसमें अस्पतालों, आवासीय भवनों और एक शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया गया। रशिया के इस ताजा हमले में कम से कम 31 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हुई, जबकि 120 से अधिक घायल हो गए हैं। बाइडेन ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से रातों रात रशिया ने यूक्रेन पर अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया। यह दुनिया के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है कि इस विनाशकारी युद्ध के लगभग 2 वर्षों के बाद पुतिन का उद्देश्य बदला नहीं है। वो यूक्रेन को मिटाने और उसके लोगों को अपने अधीन करना चाहते हैं, उन्हें रोका जाना चाहिए। जी हाँ, बाइडेन ने कहा कि जब तानाशाह और निरंकुशों को यूरोप में अनियंत्रित रूप से चलने की अनुमति दी जाती है तो जोखिम बढ़ जाता है कि अमेरिका सीधे इसमें शामिल हो जाएगा और इसका परिणाम दुनिया भर में देखने को मिल सकता है। हम अपने सहयोगी और भागीदारियों को निराश नहीं कर सकते, हम यूक्रेन को निराश नहीं कर सकते। इतिहास उन लोगों के साथ कठोरता से न्याय करेगा जो लोग स्वतंत्रता की पुकार का उत्तर देने में विफल रहे। यानी कि बहुत बड़ी धमकी दोस्तों दी गई है रशिया की आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका के द्वारा। बहरहाल इस पर आपकी अब जो भी राय हो बताएगा जरूर। अगली खबर बता दें, चीन ने अपने 9 जनरलों को संसद से कर दिया बर्खास्त। नए रक्षा मंत्री की नियुक्ति के बाद ये सबसे बड़ा फैसला आखिर क्यों लिया गया? ये फैसला चीन में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। परमाणु हथियारों की यूनिट में काम करने वाले अधिकारियों को बिना किसी अल्टीमेटम के बर्खास्त कर दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि चीन में यह बड़ी कार्रवाई नए रक्षा मंत्री की नियुक्ति के कुछ ही देर बाद आया है। बर्खास्त किए गए 9 अधिकारियों में 5 शीर्ष कमांडर परमाणु हथियारों की मिसाइल यूनिट में अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। चीन की संसद से जनवादी मुक्ति सेना यानी PLA के 9 वरिष्ठ जनरल को बर्खास्त कर दिया गया है, जिनमें रॉकेट बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। आधिकारिक मीडिया ने शनिवार को यह जानकारी दी। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक देश की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस से बर्खास्त अधिकारियों में PLA के रॉकेट बल के 5 शीर्ष कमांडर भी शामिल हैं, जो देश के परमाणु हथियारों के घटक मिसाइल प्रभाग का कामकाज देखते थे। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां भारत ने कनाडा में रहने वाले लखवीर सिंह लांडा को किया आतंकवादी घोषित। बब्बर खालसा का गैंगस्टर है लांडा। जी हाँ, भारत सरकार ने बब्बर खालसा से जुड़े लखवीर सिंह लांडा को आतंकवादी घोषित कर दिया है। भारतीय गृह मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि लखवीर सिंह लांडा, जो निरंजन सिंह और परमिंदर कौर का बेटा है, उसे आतंकवादी घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि जांच में पाया गया है कि लखवीर सिंह लांडा आतंकवादी कृत्यों में शामिल है और 24 अगस्त 1989 को पंजाब के तरन तारण में जन्मा लखवीर सिंह लांडा, जो फिलहाल कनाडा के अल्बर्टा में रहता है, वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सीमा पार एजेंसी द्वारा समर्थित लखवीर सिंह लांडा 2021 में मोहाली में पंजाब राज्य खुफिया मुख्यालय की इमारत पर कंधे पर लगे रॉकेट चालित ग्रेनेड के माध्यम से किए गए आतंकवादी हमले में शामिल था। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां साजिश करने वाली विदेशी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दे जनता, वोट की अपील कर PM शेख हसीना ने भरी हुंकार। बता दें, बांग्लादेश में अगले 7 जनवरी को चुनाव कराए जाएंगे। देश की राजनीति में कथित तौर पर विदेशी हस्तक्षेप के आरोप भी लग रहे हैं। बीते दिनों प्रदर्शनकारियों को बड़ी संख्या में सड़कों पर भी उतरते देखा गया। ताजा घटनाक्रम में देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने समर्थकों पर पूरा भरोसा व्यक्त किया। PM ने कहा कि बांग्लादेश के लोग 7 जनवरी के चुनाव में उन्हें सत्ता से बेदखल करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश के प्रयासों का करारा जवाब देंगे। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शनिवार को कहा कि वो चाहती हैं कि 12वां संसदीय चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो। सत्तारूढ़ अवामी पार्टी के अध्यक्ष हसीना ने कहा कि हम अपनी पार्टी के चुनाव चिन्हों के साथ 7 जनवरी के चुनाव में पूरी ताकत से ताल ठोकेंगे। अगली खबर बता दें, पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को लगा तगड़ा झटका। चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया नामांकन। 2 जगह से भरा था पर्चा। दरअसल पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और PTI के प्रमुख इमरान खान जेल में बंद है। इस बीच इमरान खान को शनिवार को एक और बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने इमरान खान के
नामांकन को खारिज कर दिया है। पीटीआई के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी कि उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया था, लेकिन दोनों जगहों से उसे खारिज कर दिया गया है। 71 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर स्टार अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से राजनीतिक और कानूनी लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। 2018 से 2022 तक पद पर रहते हुए मिले उपहारों को अवैध रूप से बेचने के आरोप में अगस्त में 3 साल के लिए जेल जाने के बाद से उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। अगली खबर बता दें, जहां जापान के राजदूत ने चटकारे लेकर खाई कचौड़ी जलेबी, खूब उठाया भारतीय खानों का लुत्फ। जी हां, भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी खाने के बहुत बड़े शौकीन है। अक्सर उन्हें सोशल मीडिया पर खाने से जुड़े पोस्ट को शेयर करते हुए देखा गया। जो लोग सुजुकी को जानते हैं उन्हें मालूम होगा कि वो भारतीय स्ट्रीट फूड के कितने बड़े मुरीद हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है वो देशी खाने के लुत्फ उठाने का मौका नहीं छोड़ते हैं। एक बार फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर उत्तर भारत के पारंपरिक नाश्ते कचौड़ी और जलेबी खाने का वीडियो शेयर किया है। इन वीडियो में वो दोनों व्यंजनों को चटखारा लेकर खाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, मेरा भारत महान कहना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां मणिपुर में संदिग्ध उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों पर आईईडी से किया हमला, पुलिस कर्मी घायल। जी हां, पुलिस कमांडोज पर फायरिंग के बाद मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव में एक युवक की मौत। बता दें, मणिपुर में हिंसा शांत होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर मणिपुर में फायरिंग हुई है। मोहरे में बंदूकधारियों ने पुलिस कमांडो को ले जा रहे वाहनों को निशाना बनाया है। पुलिस कमांडोज पर फायरिंग उस समय की गई जब वे मोरहे से लोकेशन पॉइंट यानी केएलपी की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस के एक अधिकारी ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि इम्फाल मोरे मार्ग पर एम चाहनो गांव को पार करते समय हुए हमले में पुलिसकर्मी घायल हो गया। अधिकारी ने बताया कि घायल पुलिसकर्मी का जांच असम राइफल्स शिविर में इलाज किया जा रहा है। शुरुआती जानकारी के अनुसार म्यू मोरे के प्रवेश द्वार और एम चाहनो गांव के पास अंधाधुंध गोलीबारी जारी है। सूत्रों ने बताया कि मोरे में 2 घरों में आग लगा दी गई है। एक युवक की मौत भी हो गई है। एक और खबर बता दें, जहां मलेशिया में मैकडॉनल्ड के खिलाफ चला बॉयकॉट मिशन कैंपेन, कंपनी ने किया मुकदमा, हुआ करोड़ों का नुकसान। दरअसल इजराइल हमास में जारी जंग के बीच फूड फ्रेंचाइजी कंपनी मैकडॉनल्ड्स में भी खूब सुर्खियां में रहा है। दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब मैकडॉनल्ड्स को लेकर कहा गया कि उसने हमास के साथ संघर्ष के दौरान इजरायली सैनिकों को मुफ्त में खाने की पेशकश की है। इसके बाद कई जगहों पर अमेरिकी फूड कंपनी मैकडॉनल्ड्स का विरोध देखने को मिला। ऐसे में अब मैकडॉनल्ड्स मलेशिया ने झूठे और अपमानजनक बहिष्कार को बढ़ावा देने वाले एक आंदोलन पर मुकदमा दायर किया है। मैकडॉनल्ड्स मलेशिया की तरफ से दायर मुकदमे में कहा गया है कि इसके तरह के झूठे आंदोलन के कारण उसके व्यवसाय को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में कंपनी ने 6 मिलियन रिंगिट की क्षतिपूर्ति की मांग की है। गौरतलब है कि मलेशिया एक बहुसंख्यक मुस्लिम देश और फलस्तीनियों को कट्टर समर्थक है। ऐसे में इजरायली सैनिकों को 4000 भोजन के पैकेट्स बांटे जाने की खबर फैलने के बाद यहाँ लोगों ने व्यापक स्तर पर मैकडॉनल्ड्स का बहिष्कार किया, जिससे कंपनी को तगड़ा नुकसान हुआ है। इसके बाद कई अरब देशों ने मैकडॉनल्ड्स के खिलाफ बॉयकॉट कैंपेन भी चला दिया, जिसमें जॉर्डन, तुर्की और सऊदी अरब जैसे सहित पाकिस्तान भी देश शामिल है। अगली खबर बता दें, जहां गाजा के अंदरूनी इलाकों में आईडीएफ का जोरदार हमला, 24 घंटे में 200 फलस्तीनियों की मौत, 15 आतंकी ढेर। जी हां, इजरायली सेना गाजा पट्टी के अंदरूनी इलाकों में घुस चुकी है। वहां टैंक और फाइटर जेट से जोरदार हमले किए जा रहे हैं। जमीन और हवा से एक साथ हो रहे इन हमलों में हमास के लड़ाके तो मारे जा ही रहे हैं, लेकिन आम लोग भी बड़े पैमाने पर हताहत हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान आईडीएफ द्वारा किए गए हमलों में 200 से अधिक फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। करीब 150 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस दौरान 15 आतंकवादियों को भी मार गिराए जाने का दावा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की देर रात और शनिवार की सुबह गाजा के अल ब्यूरीज, नुसीरत और खान यूनिस में जबरदस्त बमबारी हुई है। इन हमलों की वजह से इन ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं कि स्थानीय अस्पताल घायल फलस्तीनियों से भर गए हैं। सेंट्रल गाजा के एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इजरायली बमबारी में पिछले 24 घंटे में 200 फलस्तीनियों की मौत हो गई है। अगली खबर बता दें, पीएम मोदी ने बताया जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति के लिए कैसे जुटी है केंद्र सरकार। दरअसल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के मोदी सरकार के निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी है। इससे कानूनी तौर पर इस विवादित अध्याय का हमेशा के लिए समापन करने का काम हो चुका है। अब केंद्र सरकार के सामने जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने और पुनः राज्य का दर्जा बहाल करने का टास्क है। इंडिया टुडे ग्रुप को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोर्ट के फैसले पर खुलकर अपनी बात रखी है और राज्य के विकास की अपनी योजनाओं के बारे में बताया है। इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ तथा चेयरपर्सन अरुण पुरी, वाइस चेयरपर्सन कली पुरी और ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चेंगपार से खास बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि एक स्थायी और अस्थायी प्रावधान को खत्म करने में हुई देरी से लोगों को दिक्कत हुई है। संसद में नेहरू जी के ये कहने के बावजूद कि ये धारा घिसते घिसते घिस जाएगी, 7 दशकों तक जम्मू कश्मीर के लोगों को और विशेष रूप से महिलाओं व साधनहीन समुदायों के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। जी हां, अगली खबर बता दें, फ्रांस में आतंकवादी हमले का बहुत बड़ा खतरा नए साल के जश्न के लिए तैनात
होंगे 90,000 पुलिस कर्मी। जी हाँ, फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर गेराल्ड डरमेनी ने शुक्रवार को कहा कि देश के सामने बहुत बड़े आतंकवादी खतरे के कारण इस सप्ताहांत के नए साल के जश्न के लिए फ्रांस की बड़ी संख्या में पुलिस और सैनिक तैनात किए जाएंगे। डरमेनी ने कहा कि पूरे फ्रांस में लगभग 90,000 पुलिसकर्मी तैनात होंगे, जिनमें से 6,000 पेरिस में होंगे। आतंकवादी खतरे से निपटने के लिए गठित सेंटिनेंटल इकाई से भी 5,000 सैनिक तैनात होंगे। जी हाँ, अगली खबर बता दें, भारत सरकार का साल 2024 का कैलेंडर हुआ लॉन्च। अनुराग ठाकुर ने कहा, दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने शनिवार को 2024 के लिए सरकार के वार्षिक कैलेंडर का अनावरण किया। इसमें अयोध्या सहित देश भर के तीर्थ स्थलों के विकास को शामिल किया गया है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होगा। ठाकुर ने कहा कि कैलेंडर पिछले लगभग 10 वर्ष में सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। अगली खबर बता दें, जहां चीनी जासूसी गुब्बारे ने किया था अमेरिकी इंटरनेट सेवा प्रदाता का इस्तेमाल, अधिकारी का बड़ा खुलासा। जी हां, साल 2023 की शुरुआत में अमेरिका से गुजरने वाले चीनी जासूसी गुब्बारे ने नेविगेशन और स्थान से जुड़े आंकड़ों यानी डेटा को बीजिंग भेजने के लिए एक अमेरिकी इंटरनेट सेवा प्रदाता का इस्तेमाल किया था। CNN ने अपनी खबर में एक अधिकारी के हवाले से यह दावा किया है। अधिकारी ने दावा किया है कि यह नेटवर्क कनेक्शन अमेरिकी खुफिया समुदाय के लिए एक ऐसा जरिया बनकर उभरा जिससे वो गुब्बारे के साथ गुब्बारे के स्थान को ट्रैक करने और इसके परागमन के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर सकते थे। हालांकि उन्होंने इंटरनेट सेवा प्रदाता की पहचान का खुलासा नहीं किया है। गुब्बारे में बीजिंग के साथ संवाददाता की क्षमता थी क्योंकि यह अमेरिका को पार कर रहा था। इससे पहले NBC न्यूज ने भी बताया कि गुब्बारा संचार के लिए एक अमेरिकी इंटरनेट नेटवर्क पर निर्भर था। दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां 1 जनवरी को 8 अरब पार कर जाएगी दुनिया की आबादी। बीते एक साल में 7.5 करोड़ बढ़ी संख्या। जी हां, दुनिया भर में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2024 के 1 जनवरी की आधी रात को दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर जाएगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले एक साल में दुनिया की जनसंख्या में 7 नहीं बल्कि 7.5 करोड़ लोगों की वृद्धि हुई है। इनमें नए साल के दिन यानी 1 जनवरी को ये 8 अरब से अधिक हो जाएंगी। जी हाँ, अगली खबर बता दें, जहां विनेश फोगाट ने लौटाया अर्जुन और खेल रत्न कर्तव्य पथ पर रखे अवार्ड्स। पुनिया ने लिखी भावुक पोस्ट। जी हाँ, पहलवान विनेश फोगाट ने शनिवार को अर्जुन और खेल रत्न लौटा दिया। पुलिस ने उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाने से रोक दिया, जिसके बाद वो कर्तव्य पथ पर अपने अवार्ड्स रखकर वापस लौट गई। ओलंपियन पहलवान बजरंग पुनिया ने इस मामले में एक्स पर इसका विरोध पोस्ट किया है। वीडियो में फोगाट हाथों में अवार्ड लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है। पुनिया ने वीडियो के साथ अपनी पोस्ट में लिखा है कि यह दिन किसी खिलाड़ी के जीवन में ना आए। देश की महिला पहलवान सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अयोध्या में मीरा मांझी ने पिलाई मोदी जी को चाय तो PM मोदी ने तत्काल भिजवा दिया रिटर्न गिफ्ट। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या में और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने पहुंचे PM मोदी जी ने सरकारी योजनाओं की लाभार्थी मीरा मांझी के घर पहुंचकर चाय पी। उन्होंने मांझी परिवार से बातचीत भी की। PM मोदी ने बाद में मीरा मांझी के परिवार के साथ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। अब प्रधानमंत्री ने मीरा मांझी को चाय के बदले रिटर्न गिफ्ट भी तत्काल भिजवा दिया। PM मोदी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने CM जन आरोग्य योजना के तहत मीरा मांझी के परिवार को कवर करवा दिया है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि मीरा मांझी के परिवार को जन आरोग्य योजना के तहत कवर किया जाता है। इसके अलावा उन्हें जल्द से जल्द आयुष्मान कार्ड जारी करने का आदेश दिया गया है। अयोध्या में DM खुद उन्हें ये पत्र भेंट करने पहुंचेंगे। जी हाँ, अगर आप भी मानते हैं कि वाकई में मसीहा है PM मोदी जी, तो लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। अगली खबर बता दें, अयोध्या की सड़कों पर PM मोदी की झलक पाने को उमड़ा जन सैलाब, लोगों की फूलों की बारिश। तो वहीं अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट ने भरी उड़ान। पायलट ने कहा जय श्री राम, लोगों ने भी पढ़ी हनुमान चालीसा। जी हाँ, अयोध्या में बने नए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। इस तरह से अब अयोध्या आने और जाने वालों के लिए काफी सुविधा हो जाएंगी। अयोध्या के जिस एयरपोर्ट का PM ने उद्घाटन किया, इस एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या नाम रखा गया है। अब ऐसे में दोस्तों, शनिवार को धर्मनगरी अयोध्या के लिए दिल्ली से पहली फ्लाइट की उड़ान भरी और इस अवसर पर इंडिगो की फ्लाइट के पायलट कैप्टन आशुतोष शेखर ने जय श्री राम बोलकर यात्रियों का भी स्वागत किया और यात्रियों ने भी जमकर हनुमान चालीसा और जय श्री राम के नारे लगाए। साथ ही साथ दोस्तों, अंतिम खबर आपको बता दें, जहां 1 जनवरी को बैंक से नहीं निकाल पाएंगे कैश, सिर्फ इन एप्लीकेशन से कर पाएंगे पेमेंट। बता दें, नए साल आने वाला है, ऐसे में कई नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। आज हम आपको ऐसी खबर बता रहे हैं दोस्तों जो थोड़ा हैरान कर सकती है। दरअसल 1 जनवरी को बहुत सारे सरकार संस्थान बंद रहेंगे, यानी वहाँ कोई काम नहीं होगा। ऐसे में आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हम कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं आपको जिसकी मदद से आप किसी को भी आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। RBI ने बैंकों की छुट्टियों के लिए लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट की माने तो 1 जनवरी को भी नेशनल बैंक हॉलीडे रहने वाली है। इस बीच सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉन वर्किंग डेज पर भी ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस काम करती रहेंगी। अगर आप भी इस दौरान कोई पेमेंट
पेमेंट करना चाहते हैं तो बैंक तो बंद रहेंगे, साथ ही आपको कैश नहीं मिल पाएगा, अगर मिलेगा भी तो एटीएम से निकाल पाएंगे। लेकिन सबसे आसान तरीका है कि आप यूपीआई का इस्तेमाल करके पेमेंट करें। जी हाँ, बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।